हमारे साथ वसंत गजेरिया साहब भी हैं, इस वक्त मौजूद यहाँ पे। वसंत भाई, आपने काफी एक्सपोर्ट में आपने बाहर की कंट्रीज का माहौल देखा है, खासतौर से ऐसा माहौल जब होता है, अगर हम पिछले रिसेशन का एग्जांपल लें 2008 का, उस वक्त जो ग्लोबल मार्केट होता है उसमें जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है और हमारे यहाँ डोमेस्टिक एनवायरनमेंट होता है, क्या उसमें बहुत ज्यादा अंतर उस वक्त हो जाता है? जो 2008 की बात अपन करें तो उसमें एक चीज है कि 2008 में जो वर्ल्ड वाइड रिसेशन था, मेजर यूएसए, यूरोप और इंडिया की इस तरह से पोजीशन नहीं थी। और देखा जाए, मैं ज्यादातर में डायमंड की बात करूं तो डायमंड एक सेंटिमेंट है। डायमंड जो बिजनेस है उसमें एक सेंटिमेंट किस तरह से, किस कंपनी का किस तरह कौन सी लेवल पे है, एक चीज वो देखना चाहिए। और मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से सर बोल रहे कि रिस्क फैक्टर, डायमंड इंडस्ट्री में रिस्क फैक्टर 100% है, लेकिन उसको स्प्लिट किया जा सकता है। कैसे? और स्प्लिट किया जा सकता है। कैसे? जो बैंक है, बैंक से ईसीसी भी कवर होते हैं, और जो कस्टमर है, तो जो कोई भी कंट्री, सपोज हांगकांग देखा जाए, अमेरिका देखा जाए, चाइना देखा जाए, या कोई भी कंट्री में अपन काम कर रहे हैं, तो कंज्यूमर कस्टमर कितना ज्यादा अपन बढ़ा सके, एक कंपनी को 2 मिलियन का माल बेचे और 2 मिलियन का माल 10 कंपनी को बेचे, तो एक डिवाइड होता है। वसंत, एक ये भी समस्या हो जाती है कि जब हमको पता है कि बाहर की जो कंट्रीज है वहां पर स्लो डाउन हमें देखने को मिल रहा है, वैसे में सेल्स की जो ग्रोथ की फोरकास्ट है, ये किस तरीके की डिमांड है, उसका फोरकास्ट कैसे करें, ये अपने आप में बड़ा जरूरी होता है। इसको कैसे एक मेजर करके कर सकते हैं? डायमंड इंडस्ट्री में देखा जाए कि जो हम जिस हिसाब से देख रहे कि कोई भी ज्वेलरी, आखिर प्रोडक्ट कहाँ बिकता है, ज्वेलरी डायमंड है तो आखिर तो कोई न कोई ज्वेलरी पे जा रहा है। और ज्वेलरी में देखा जाए लास्ट 10 ईयर का मैं आपको दिखाया जाए तो 2005 तक अमेरिका ओके, यूरोप ओके, 2005 से अमेरिका और यूरोप डाउन जा रहा है। इसके सामने चाइना इस ह्यूज मार्केट ओपन हुआ। एक्सपोर्ट किस तरह से बढ़ाया जाए, तो कौन सी कंट्री में बढ़ाया जाए, कौन सी कंट्री आगे बढ़ रही है, ऊपर कंपनी का मेजर फोकस होना चाहिए। जी लक्ष्मण, सी देयर इज समथिंग कॉल्ड डिसरप्टिव इनोवेशन। ये डिसरप्टिव इनोवेशन ये होता है कि जनरली सब लोग इंक्रीमेंटल सोचते हैं, जो भी अपने बगल में जो बना रहे हैं उससे हम थोड़ा और अच्छी मशीन लगा दें, उससे थोड़ा अच्छी क्वालिटी कर दें। लेकिन मैं तो बोलता हूं कि कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, उनको आउट ऑफ द बॉक्स सोचनी चाहिए, एक पैराडाइम शिफ्ट लाने का बिजनेस में कोशिश करनी चाहिए। और जब भी ये मार्केट डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, मार्केट्स की डिटेल स्टडी करनी चाहिए, और जिस तरह की उधर की लोगों की टेस्ट की ज्वेलरी है, किस तरह की प्रोडक्ट्स वो लाइक करेंगे, किस तरह की मॉडल्स लाइक करेंगे, वो सब की स्टडी करने से मेरे ख्याल से इससे काफी कुछ फायदा हो सकता है। और ये डिसरप्टिव इनोवेशन से जो भी मतलब कि क्वालिटी का, तो पैनलिस्ट ने कुछ लोग बताया है, क्वालिटी के अलावा भी कॉस्ट कटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कॉम्पिटिटिव। पीयूष, आई वुड लाइक टू एड ऑन व्हाट लक्ष्मण सेड। जो उन्होंने बात की कि आप डिसरप्टिव इनोवेशन की बात की, इट्स वेरी राइट। आपको अगर एक्सपोर्ट मार्केट को कैटर करना है तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डेवलप अ निश प्रोडक्ट एंड कैटर टू अ निश मार्केट। अब डायमंड की बात करें तो वैसे डायमंड तो सब एक जैसे है, लेकिन आप अगर कर सकते हैं तो उसका कुछ क्वालिटी में अगर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करें। बट देर इज अनदर वे ऑफ सेलिंग योर डायमंड्स, दैट इज अभी शेप कटिंग का बहुत ही अच्छा मार्केट है। आप एक पर्टिकुलर शेप अगर बनाते हैं और उसको आप पेटेंट करते हैं, तो देन व्हाट हैपेंस इज वो एक डेफिनेट मार्केट आपके पास जो है वो कहीं पे और नहीं जाएगा, क्योंकि उसके बाद सिर्फ आपका एक राइट हो जाएगा। आई विल टेल यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक कंपनी हमारी सूरत में है, दे आर प्रोड्यूसिंग मो ब्लांक का जो सिंबल है, दैट दे हैव मैन्युफैक्चर्ड एंड पेटेंटेड एंड दे आर सप्लाइंग टू मो ब्लांक। नाउ दिस इस टाइप की, लेकिन मोबला का सिंबल वो कैसे पेटेंट करा सकते हैं? नहीं, दैट इज दे आर मैन्युफैक्चरिंग ऑन बिहाफ ऑफ मोब्लांक। उन्होंने पेटेंट नहीं किया, लेकिन दे आर मैन्युफैक्चरिंग ऑन दी ऑर्डर दैट इज प्रोवाइडेड बाय दी मोब्लांक। तो द पॉइंट इज कि अगर ऐसा आप कुछ काम करते हैं जो
कोई और नहीं कर सकता। You mean to say, I also have a Mobla. Yes, that is the point. जो ऊपर का सिंबल है, Yes, that is cut in the form of a diamond. Yes, in a form of diamond. Yes, इसमें बीच में डायमंड लगाते हैं, जो देखा जाए कार्टियर है, रोलेक्स है, एवरी हाई ब्रांड में यूटिलाइज होता है डायमंड। और ये डायमंड का जो पैरामीटर कटिंग का होता है, वो उसमें इस तरह से होता है कि वो कंपनी से बाय करता है। लेकिन आजकल ब्रांड का एक नया इश्यू भी है। हमारे साथ तमाम हमारे एमिनेंट पैनलिस्ट इस वक्त मौजूद है, जिनका की मेजर इस वक्त एक्सपोजर है एक्सपोर्ट मार्केट में। वसंत भाई, सबसे पहले आपसे इस पर हम आपकी राय लेना चाहेंगे। जब हम रिसर्च के लिए जब एक नए मार्केट में जाते हैं, तो किस तरीके के प्रिकॉशंस और किस तरीके की रिसर्च की जरूरत वहां पड़ती है? जहां तक अपन नए मार्केट में जाते हैं, तब अपन अपनी प्रोडक्ट क्या है, अपन क्या बेचना चाहते हैं, और जहां अपने पास जो प्रोडक्ट है, सपोज आज मैं स्टार बना रहा हूं और मैं समझ रहा हूं कि i2 i3 बना रहा हूं, तो मुझे देखना चाहिए कि ये मार्केट, ये जो मेरा प्रोडक्ट है, यूएसए में बिकेगा या तो यूरोप में बिकेगा, इंडिया में नहीं बिकेगा, या तो चाइना में नहीं बिकेगा। चाइना जो मेजर यूज होता है, एवरी कंट्री की एक खासियत होती है जो ज्वेलरी में यूटिलाइज करते हैं, एसआई या तो एसआई प्लस, तो चाइना 100% माल बिकेगा। इस तरह से अपनी जो क्वालिटी होती है, अपनी प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट के सामने कंट्री वाइज अपन को देखना चाहिए, और कंट्री कौन सी कंट्री में अपना सॉस है, या तो अपन कस्टमर को पहचानते हैं, और देखा जाए तो मार्केट अब जा रहा है, पेमेंट टाइम पे आ रहा है, सब मार्केट में जो बेचता है। और टेक्सटाइल है तो टेक्सटाइल में भी मालूम है कि भाई जो चीज जहां एक्सपोर्ट हो रही है, वहां से पैसा रिटर्न आ रहा है, कंट्री ग्रोइंग हो रही है। ये सब मार्केट का फीडबैक होता है। फीडबैक के सामने अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं, चेंज करते हैं और सामने सर्वे करते हैं। Just to add to this, there is another very theoretical tip, but it's very effective. When you go into any kind of international market, one metric that you can apply is PESTEL, wherein you evaluate all the parameters based on political, economical, technological, legal and environmental, that is called PESTEL model. So you can evaluate all the pros and cons on this model, and you can see whether your business, your product has got a right kind of fit with that market or not. I think there is one thing, one area, एक हम लोग निग्लेक्ट करते हैं, शायद हमको इस तरफ से भी सोचना चाहिए कि हर एक सिटी में जहां पे हम जाते हैं, वहां पे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है या तो फिर एसोसिएशंस है, और ये जो जिनके साथ हम बिजनेस करना चाहते हैं, शायद वो इन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स या एसोसिएशंस के साथ जुड़े हैं। तो उसमें हम ये एस्टेब्लिश कर सकते हैं हु आर एस्टेब्लिश्ड डिफॉल्टर्स। एस्टेब्लिश्ड डिफॉल्टर्स के साथ एटलीस्ट हम बिजनेस ना करें, इस लेवल तक हम अपने आप को ले जा सकते हैं। Nobody can take a guarantee about your customer. लेकिन I think if you are approaching through फॉर एग्जाम्पल किसी और कंट्री में जाना है, तो अपनी एम्बेसीज है वहां पे अपने, तो उनके थ्रू हम अप्रोच करके एक मार्केट का हम आइडिया ले सकते हैं, और शायद थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन हमको मिला जिसके आधार पर लास्ट कमेंट फ्रॉम लक्ष्मण, देन विल ओपन द फ्लोर फॉर Q&A। जनरली कोई भी कंट्री कोई भी देश लीजिएगा, हर कंट्री में स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती है जो मार्केट रिसर्च करती है। सबसे आसान तरीका है, कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी को आइडेंटिफाई करो एंड यू आउटसोर्स द वर्क, गिव यूर बेसिकली डिफाइन व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स एंड गिव इट टू देम। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम होता है कि आपको फील नहीं कर सकते। तो मैंने बहुत कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को देखा, जैसा सम ऑफ देम इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन एंड ऑल, इनके 800 लोग एट ए टाइम अब्रॉड, ये लोग बेसिकली मार्केट स्टडी में लगे रहते हैं। Okay. तो फिजिकली पर्सन्स को तो टीम को तो मार्केटिंग टीम हो या स्टडी टीम हो, रिसर्च टीम बोलो, जो भी बोलिएगा, एक्सपीरियंस पर्सनल हु कैन रियली कलेक्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, ऐसी टीम छोटी हो या बड़ी हो, वो तो भेजना ही होगा। आई थिंक इन द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल प्रेजेंस वहां पर जाके वो जरूरी है।